हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग सभी देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट है, इसके प्रैक्टिस सेट जो इसमें 10 दे रखे हैं, इसमें हमने आपको 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में ये शेयर करना है कि इस प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी पीडीएफ होते हैं इस वीडियो की सभी वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करना कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का, तो आप हमारे साथ पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फी केवल 39 रुपये है, जिसमें आपको सभी जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होते हैं टेलीग्राम पर। तो यदि आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये 28 दिसंबर से शुरुआत हुई है। इसका पहला टेस्ट हो चुका है, आप दूसरे टेस्ट में से ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, हमने आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के कहा है कि आप जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लगातार देख पा रहे होंगे कि सभी सेट में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रश्न बनते हैं। ये जो सूत पिटक का सवाल है दोस्तों, ये आपके किससे सवाल है, तो ये आपके सवाल जो होते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शुद्ध पीटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखी है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही दे रखे हैं। ठीक है, पहला है कि यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। दूसरा आपके पास यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि यह श्रीलंका में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। और चौथा आपके पास है कि यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जो बौद्ध मठ व्यवस्था से अंगीकार किया था। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म है ना, इसमें बौद्ध धर्म के कितने पिटक थे, तो 3 पिटक थे। ठीक है, 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में, और यही 3 पिटक को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें पहला दोस्तों क्या हमारे पास है, तो वो शुद्ध पिटक है। ठीक है, कौन सा है, पहला हमारे पास शुद्ध पिटक। दूसरा दोस्तों जो होता है हमारे पास वो होता है अभिधम पिटक। कौन सा होता है, अभिधम पिटक। ठीक है, और जो तीसरा हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, तो विनय पिटक। ठीक है, तो ये 3 पिटक जो है ना बौद्ध धर्म में मिलते हैं, जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको ये बतलाना है यहाँ पे कि सूत पिटक में किसकी चर्चा की गई है, अभिधम पिटक में किसकी चर्चा की गई है, और विनय पिटक में किसकी चर्चा की गई है। तो आपको बता दोस्तों, सूत पिटक जो है ना, सूत पिटक इसमें किसकी चर्चा की गई है, ये मगध के शासक बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है ना, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जबकि हम अभिधम पिटक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभिधम पिटक दोस्तों है ना, ये इसका संबंध जो है ना बौद्ध धर्म के दर्शन से है। ठीक है, ये जो है ना आपके पास बौद्ध धर्म के दर्शन से, कौन सा, अभिधम पिटक। ठीक है, और विनय पिटक की अगर हम बात कर लें दोस्तों, विनय पिटक जो है ना, इसमें जो है धार्मिक जो संघ के भिक्षु भिक्षुणी है इसके लिए बनाए गए नियम है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, तो नियमों की चर्चा की गई किसमें, विनय पिटक में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सूत पिटक की हम बात कर रहे हैं, तो सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक ग्रंथों से संवाद के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो जैसे आप संवाद लिख सकते हैं। अभिधम पिटक में जो है ना आपके पास बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन से संबंधित है, और तीसरा जो आपके पास नियम से संबंधित कौन सा है, तो आपके पास विनय पिटक जो है आपके पास नियम से संबंधित है। इस प्रकार आपको तीनों पिटक जो है समझ में आ चुके हैं। अब देखिए, एक प्रश्न ये भी बनता है कि त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक जो है इसकी भाषा क्या थी। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसकी जो भाषा है ना हमारे पास वो कौन सी है, पाली भाषा है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे त्रिपिटक की हम बात करें दोस्तों, त्रिपिटक की हम बात करें, इसकी भाषा कौन सी है,
तो त्रिपिटक की भाषा कौन सी हमारे पास? पाली भाषा है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि आपसे पूछा पूछा जाए कि त्रिपिटक की भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों आपको बतलाना होगा इसकी भाषा जो थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी, ठीक है। ये बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी है पहले प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित है। दोस्तों कृष्णदेव राय जो है ना भारतीय इतिहास में एक बहुत पूर्ण जो है ना करेक्टर है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय के डैश वंश से संबंधित है। देखिए सबसे पहले हम बात करें कृष्णदेव राय का, तो आपने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है ना उससे संबंधित है कौन से? कृष्णदेव राय जी हैं, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध जो शासक है कृष्णदेव राय, ये दोस्तों कौन से हैं? तुलुव वंश से संबंधित है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि जो कृष्णदेव राय है इसका संबंध किससे है, तो विजयनगर साम्राज्य से है और ये किस वंश से है, तो आपको बताना होगा ये तुलुव वंश से है, ठीक है। और दोस्तों इसके कार्यकाल की हम बात करें अगर, ये 1505 से लेकर के, ठीक है, 1570 के बीच में ये इनका कार्यकाल है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों तुलु वंश जो है ना इसकी स्थापना किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसकी स्थापना किया था वीर नरसिंह के द्वारा, ठीक है। तो वीर नरसिंह के द्वारा जो है ना तुलु वंश की स्थापना मतलब कि स्थापना की गई थी। ये इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों हम बात करें ना कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसकी चर्चा की थी, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है ना ये कृष्णदेव राय के बारे में ही चर्चा किया था कि कृष्णदेव राय जो थे ना वो बहुत ही सुसज्जित शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। दोस्तों एक बार और समझिए, कृष्णदेव राय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान आते थे। तो देखिए तेलुगु साहित्य, ठीक है, तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान जो थे ना, 8 विद्वान वो किसके दरबार में आते थे, तो आपको बतलाना होगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान आते थे और इसे क्या कहते थे हम लोग, तो अष्ट दिग्गज के नाम से इसे जानते थे। क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज के नाम से जो है ना तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान को अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि तेलुगु साहित्य का जो ना स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं, तो तेलुगु साहित्य का जो स्वर्णकाल है, साहित्य का स्वर्णकाल, ठीक है, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ तेलुगु साहित्य लिटरेचर, ठीक है। तो इसका साहित्य काल है वो किसको बोलते हैं, तो कृष्णदेव राय के जो है कृष्णदेव राय, इसके ही समय को क्या बोलते हैं, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग के नाम से भी जानते हैं। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है ना कृष्णदेव राय, ये किस वंश से संबंधित है, तो ये तुलु वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दादाभाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स से पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो दादाभाई नौरोजी को कौन नहीं जानता दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जी को जो है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य चुने गए थे, वो 1892 में चुने गए थे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इस जो चुने गए थे ना हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो इससे चुने जाने वाले ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स किसे बोलते हैं, तो ब्रिटिश संसद को बोलते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले ये पहले एशियाई थे, ठीक है। एशियाई बोल लीजिए या भारतीय बोल लीजिए, दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है। एशिया किसमें आता है, मतलब कि एशिया महादेश में आता है भारत। तो पहले एशियाई जो व्यक्ति थे वो कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे। किसमें शामिल होने वाले, तो हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, तो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है ना उसको संसद में उसी को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। कब चुने गए थे, 1892 में चुने गए थे, ठीक है। दोस्तों दादाभाई नौरोजी का एक पुस्तक है कौन सा हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चे में भी रहता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उस पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है, तो द पोवर्टी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादन के रूप में भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जो हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको बतलाना है जो यहाँ पे होम रूल लीग है ना इसके आंदोलन जो हुआ था इसके संस्थापक कौन थे? सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, जोसेफ बैस्टिस्टा है और मोहम्मद अली जिन्ना है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था ना ये आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहते हुए स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। कौन सा? होम रूल लीग आंदोलन। तो इसके संस्थापक जो हो जाएंगे दोस्तों वो एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ना यहाँ पे हमारे पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे वो कौन थे? एनिमेशन थे। देखिए इसमें जो दोस्तों है ना एक आपको हम क्या बताए थे इसमें तिलक है, बाल का तिलक भी है और दोनों है एनिमेशन। तो तिलक का होम जो आंदोलन था ना ये अलग था और एनिमेशन था अलग था, यानी कि ये अलग मतलब क्षेत्र में करते थे और तिलक जो थे वो अलग क्षेत्र में करते थे। तो तिलक जो इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था ये क्या गया था 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जो है तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत किया गया था। ये कहाँ पे? पूना में। ठीक है, कहाँ पे? पूना में। ठीक है, जबकि दोस्तों एनी बेसेंट की आप बात करें तो एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में, कब? तो सितंबर 1916 ईस्वी में ये कहाँ किए थे? अड्यार में। अड्यार कहाँ पड़ता है? तो मद्रास में पड़ता है। तो मद्रास में क्या किया था इन्होंने? होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो दोनों दोस्तों बातें अलग अलग है। ठीक है, होम रूल लीग के जो संस्थापक थे ना वो थे एनी बेसेंट, लेकिन तिलक का जो होम रूल आंदोलन था ये 28 अप्रैल 1916 को शुरू था पूना से और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था ये आपके सितंबर 1916 से अड्यार मद्रास से शुरुआत हुआ था। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अलग-अलग हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एनी बेसेंट का जो है होम रूल लीग आंदोलन ये किस क्षेत्र में था और जो सरोजिनी ये इसका तिलक का जो क्षेत्र कौन सा था, ये दोनों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगर सरोजिनी नायडू की हम बात करें दोस्तों तो ये मतलब कि भारत की पहली जो महिला राज्यपाल है ना किसी भी राज्य की, भारत की फर्स्ट जो गवर्नर है, ठीक है, महिला राज्यपाल है वो कौन है? सरोजिनी नायडू का। कहाँ की है? तो यूपी की गवर्नर है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निश्चित तत्वों को की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपको हम कई बार बता चुके हैं जो नीति निश्चित तत्व हमारे पास है वो डीपीएसपी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है ना संविधान में आपके कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ये बातें आपको हम कई बार बता चुके हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निश्चित तत्व सिद्धांत जो है ना इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो भारत संविधान के अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर के 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था की हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है तो कनाडा के संविधान से हमारे देश में संघीय व्यवस्था को ली गई है। ठीक है, और एक दोस्तों क्या है? अवशिष्ट शक्ति। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्ति कहाँ से ली गई है? तो अवशिष्ट शक्ति भी कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से हमारे देश में अवशिष्ट शक्ति को लिया गया है। अगर हम बात कर लें कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों तो ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है ना ये अमेरिका के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहाँ से है? तो ये भी आपके अमेरिका के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। और एक होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है अनुच्छेद 61 के तहत वो भी कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटेन के दोस्तों तो जो संसदीय व्यवस्था है ना, ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो है ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। अगर हम बात करें कि एकल नागरिकता तो एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता भी आपके ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है ना आयरलैंड, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों आपको पता है कि संविधान में है ना 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। ठीक है, दोस्तों पहला जो आपातकाल होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा दोस्तों क्या होता है? हमारे पास राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, तो तीनों आप जो बता रहे थे देखिए अनुच्छेद 352 दोस्तों क्या है ना 352 के तहत जो होती है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, जिसे इमरजेंसी बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना वो किससे लगती है? अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ठीक है,
और 356 के तहत क्या होता है दोस्तों, ये राज्य में क्या होते हैं आपातकाल, यानी कि इसे राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो होती है ना, अनुच्छेद 356 के तहत होती है। जबकि अगर हम बात करें कि वित्तीय आपात की दोस्तों, ये अनुच्छेद 360 के तहत जो है ना, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात ये है पॉइंट वाली कि अभी तक हमारे देश में किसी प्रकार की कभी भी आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी हमारे देश में कभी भी आपातकाल नहीं लगा है। तो तीनों आपातकाल जो है आपको ध्यान रखना है। पहला अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के मतलब बारे में बतलाता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बतलाता है, और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में घोषणा बतलाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। और इसकी जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है वही क्या करते हैं, इन तीनों जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। ठीक है, तो पिछली वीडियो को हम बताया दोस्तों कि जो संसद का सत्र होते हैं ना, वो 3 सत्र होते हैं। पहला कौन सा दोस्तों, बजट अधिवेशन जो होता है, क्या बजट सत्र बोल सकते हैं आप उसे, बजट सत्र या अधिवेशन बोल सकते हैं या सत्र बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है कौन सा आपके पास, तो मानसून सत्र। कौन सा होता है, मानसून सत्र होता है। और तीसरा हमारे पास जो होता है ना, वो होता है शीतकालीन सत्र। क्या होता है, शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, अब देखिए जो बजट सत्र होता है दोस्तों, ये जो आपके पास होती है, ये फरवरी से लेकर के मई तक के बीच में आपका होता है। ठीक है, का ड्यूरेशन होता है। और हम मानसून सत्र की बात करें दोस्तों, तो मानसून सत्र जो होती है ना, वो जुलाई से अगस्त के बीच में होती है। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में मानसून सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र जो होती है दोस्तों, वो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सत्र होता है, सबसे बड़ा वो कौन सा होता है, वो होता है बजट सत्र। ठीक है, और सबसे छोटा दोस्तों कौन सा हो आपके पास, तो ये शीतकालीन सत्र जो होती है सबसे छोटा सत्र होता है, जो रिसेंटली में खत्म हुआ है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कह रहा है कि नियमित सत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों आप देखेंगे तो बजट सत्र है, शीतकालीन है, मानसून है, जबकि ग्रीष्म सत्र जो होती है, इस नाम का कोई भी सत्र जो है हमारे संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको कई भाग अभी तक हमने बता चुका है आपको। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, पंचायतों की। तो दोस्तों देखिए भाग नंबर जो पे 10 है ना, इसकी चर्चा कर ले हम। तो भाग नंबर 10 में क्या है, ये इसमें आपके दोस्तों अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। कौन सा है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की हम बात करें तो वो कौन सा है, अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्र। तो वो कौन सा अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 10 में है। आपको पता है कि भाग कितने हमारे देश में, टोटल 22 भाग जो है हमारे संविधान में है। और इसी दोस्तों हम बात करें किसकी, पंचायत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए और भाग 9 में दोस्तों क्या हमारे पास है, तो भाग नंबर 9 है ना हमारे पास, इसमें दोस्तों क्या है, तो पंचायत की चर्चा की गई है। ठीक है, क्या की गई है, पंचायत की चर्चा की गई है। भाग 9 के एक ही हम बात करें तो इसमें क्या है, नगर पालिका की चर्चा की गई है, नगर पालिका की चर्चा इसमें की गई है। और जो भाग नंबर जो है ना 538, इसमें दोस्तों क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र की जो इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो प्रश्न देखें दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारत संविधान का कौन सा भाग जो है ना पंचायत से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन जो सी हमारे पास है भाग 9, यही क्या है, तो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सवाल सवाल जो होते हैं पंचायत से संबंधित, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण जो है ना वो होता है। तो चंद्र ग्रहण एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है ना हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जो होता है कब होता है, ये हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक है, और एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, ये हमेशा अमावस्या की रात को होता है। क्या होता है, अमावस्या की रात को क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा की रात को क्या होती है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको।
देखिए, जो चंद्रग्रहण होता है ना, इसका कंडीशन क्या होता है? चंद्रग्रहण होने का कंडीशन होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक है? देखिए, ये सूर्य है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा ना, तब इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग चंद्रग्रहण कहेंगे, ठीक है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? चंद्रग्रहण के नाम से जानते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा तक क्या होती है? नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाता है। इसी वजह से क्या होती है, इसमें क्या होता है, चंद्रग्रहण लग जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है, आपको हमने बता दिया है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि चंद्रग्रहण कब होता है दोस्तों? तो ये पूर्णिमा का दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब होता है तो हमारे पास? तो अमावस्या का दिन जो होती है वो सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलमध्य का नाम बताइए। तो यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और उत्तरी सागर को जो जोड़ता है जलमध्य, उसका नाम दोस्तों क्या है? तो डोबर है, ठीक है? डोबर जलमध्य जो है ना, इसका काम क्या होता है? इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को दूसरे से कनेक्ट करना होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे फ्लोरिडा जलमध्य का, तो इसका काम क्या होता है? ये मैक्सिको की खाड़ी जो है ना, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है? मैक्सिको की खाड़ी और जो अटलांटिक महासागर है, इसको जोड़ने का काम को करता है फ्लोरिडा जलमध्य करता है। अगर हम बात करें नॉर्थ चैनल के दोस्तों, तो ये क्या, इसका काम क्या है? तो ये आयरिश सागर क्या है? तो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है? तो नॉर्थ चैनल करता है। और पाक जलमध्य आपको पता है दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ता है वो कौन सा होता है? तो पाक जलमध्य होता है, ठीक है? कई बार आपको इस बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो है ना, डोबर जलमध्य, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? देखिए, कोलोरी झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है? आपके बाद सुल्तानपुर झील क्या हरियाणा में है? चिल्का झील उड़ीसा में है और लोकतक झील मणिपुर में है। देखिए दोस्तों, सुल्तानपुर झील जो है ना, ये आपके हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। लोकतक झील मणिपुर में, बिल्कुल सही है। जबकि कोलोरू झील जो दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो आप दोस्तों कहाँ है दोस्तों कोलोरू झील? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो आपके पास कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इसलिए क्या है, ये गलत है, बाकी अन्य जो है झील वो सही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करें कि महाराष्ट्र में कौन झील है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो फेमस झील है वो कौन सा है? लोनार झील है, ठीक है? लोनार झील जो है ना, कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे भी बिल्कुल ध्यान में आपको रखते हुए चलते रहना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर क्या कह रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्न कृषि को क्या कहते हैं? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्लैश एंड वर्न कृषि है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीपा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीपा का नाम जानते हैं। जो झूम कृषि होती है ना, आपने सुना होगा झूम कृषि के बारे में। ये झूम कृषि का प्रकार है जिसका नाम क्या है? स्लैश एंड वर्न। इसको क्या नाम है इसके पास? तो इसे हम लोग डीपा के नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। और क्या कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जो बोली जाने वाली भाषा है ना, वो कौन सी भाषा है, आपको ये बतलाना है। तो दोस्तों वो कौन सी है? तमिल भाषा जो है। तमिल भाषा जो होती है देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है, किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है? और सबसे अधिक जो बोली जा रही दोस्तों कौन सी है? सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है ना, वो कौन सी है? तो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है? और संस्कृत जो है ना, संस्कृत हम बात करें अगर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो संस्कृत दोस्तों जो है ना 8वीं अनुसूची में पता है कि भाषा का चर्चा की गई है। तो संस्कृत जो है ना 8वीं अनुसूची की सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि 8वीं सूची में जो जितनी 22 भाषा है ना, तो 22 भाषा में से सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो कौन सी है? संस्कृत जो है, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे वो सही जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? देखिए, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रो। जहाँ पे ग्रो लगा हुआ दोस्तों, ग्रो
वो दोस्तों क्या होती है आपके पास, तो आर्द्रता मापता है, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, उसको मापने का काम करता है हाइग्रोमीटर करता है, ठीक है। और वस्तु का जो ताप होता है ना, ताप ताप किससे मापते हैं हम लोग, तो थर्मामीटर से मापते हैं। कैसे मापते हैं, थर्मामीटर से क्या करते हैं हम लोग, ताप को मापते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और द्रव का जो घनत्व होता है ना, द्रव का जो घनत्व होता है वो किससे हम लोग मापते हैं दोस्तों, वो मापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से। किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। जबकि यहाँ पे जो आर्द्रता की हम बात कर रहे हैं तो वो किससे मापते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर से। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसमें विकिरण की हम बात करें किससे मापते हैं, तो बोलोमीटर से, जो है बोलोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, उसमें विकिरण को मापते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु भिन्न परमाणु संख्या, उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिसका द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे, समभारिक कहेंगे, समभारिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको समभारिक कहीं नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि समभारिक का यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं समभारिक को। और आइसोटॉप किसे कहते हैं, तो समस्थानिक जो होते हैं। जिसका समस्थानिक मतलब क्या हुआ, जिसकी परमाणु संख्या बराबर होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। इंग्लिश में आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। चलिए, एलपीजी का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि एलपीजी मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड, ठीक है। पी से पेट्रोलियम जैसे गैस होता है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहाँ पे, ये नहीं होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो एलपीजी के मतलब उपयोग में, मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। और एलपीजी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों, घरों में प्रयुक्त हमारी जो घर में एलपीजी जो गैस में खाना बनाते हैं ना, वही क्या होता है, एलपीजी होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, तो एलपीजी में आपको हम कई बार बता चुके हैं कि ब्यूटेन ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो होता है ना, इसमें भरा जाता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन भरा जाता है ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है ना, मतलब कि इसमें ये क्या होती है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। इसमें किसी प्रकार की मतलब कोई मतलब सेंट नहीं होता है। इसको पता करने के लिए, कोई दुर्घटना ना हो, इससे बचने के लिए, जैसे कोई मान लीजिए लीक हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि गैस लीक हो रहा है। इसलिए इसमें क्या होता है, इथाइल मरकप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकप्टन जो है ना इसमें मिलाया जाता है, जिससे मरकप्टन, जिससे पता चलता है कि इसमें जो है गैस कहीं से लीक हो रही है, जिससे क्या होता है, दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते हैं उसके बाद जब पाचन होता है ना, तो उसमें पित्त की भूमिका क्या होती है, आपको ये बतलाना है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान रखेंगे, जो पाचन के दौरान जो पित्त की भूमिका होती है ना, वसा का पाइसीकरण करना होता है, ठीक है। तो वह इमल्सिफिकेशन ऑफ जो फैट्स होती है ना, वसा का पाइसीकरण जो होती है, वो पित्त पाचन के दौरान जो होती है वही पित्त की भूमिका होती है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह सवाल हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ, ये करंट अफेयर का सवाल है। तो दोस्तों इसमें आपको कह रहा है कि नीले रंग की जो चींटी है ना, इसका प्रजाति की खोज हुई है। तो वो कहाँ पे खोज की गई है, आपसे बताएंगे दोस्तों। ये जो है ना पूर्वोत्तर का राज्य जो है वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में जो है ना जो है नीली चींटी खोज की गई है। और अरुणाचल प्रदेश से एक गांव है जिसका नाम क्या है, पिंगकू। तो पिंगकू गांव में जो है ना, पिंगकू गांव में ये नीली चींटी की खोज की गई है। इसे भी आप तो ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट की सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है, वो कौन है। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, दिनेश कार्तिक। डीके को कौन नहीं जानता। ये क्या है, तो 2 जून 2024 को सभी फॉर्मेट से उन्होंने क्या किया था, रिटायरमेंट ले लिया था। आपको पता है रोहित शर्मा दोस्तों T20 से रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। विराट कोहली भी T20 रिटायर हो चुके हैं। अंबाती रायडू दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू में, कश्मीर में, लेह में और श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है ना, ये आपके कहाँ हुए हैं, तो श्रीनगर में है, ठीक है। जो दोस्तों योग दिवस होता है, योग दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार जो 10वें क्रम का जो योग दिवस हुआ था, ये कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने आपके पास 20 जो क्वेश्चन है जीके के, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम देख लेते हैं मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को, ठीक है।
मैथ्स का पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 79 है प्लस 37 माइनस 45 है। सबसे पहले देखिए इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मास का यूज करते हैं। बोर्ड मास जो रूल है ना, यदि आपको पता है तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, और मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, डी से डिवीजन होता है, भाग हुआ, एम से क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ यानी गुना हुआ, ए से एडिशन हुआ, एस से सब्ट्रैक्शन हुआ। यानी इसी रूल को आपको फॉलो करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखेंगे आप 79 है प्लस 37 है, तो इसमें हम क्या करेंगे सर, एक देखिए ब्रैकेट भी होता है, एक छोटी ब्रैकेट होता है, एक मंझली होता है, एक क्या होता है, बड़ी होता है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे। छोटी ब्रैकेट कहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे है। जो भी क्रिया होगी पहले इसमें होगी, तो 8 से कितना होगा, 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो 36 यहाँ पे देखिए, सॉरी 48 नहीं होगा, पहले भागा होगा ना, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 1 माइनस कितना 48 हो गया ना, हो गया। अब 45 में से अब देखिए मध्यम कोष्ट करेंगे ना, तो 45 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 37 दिन कितना यहाँ पे हो जाएगा, कितना 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 37 में और यहाँ से कितना 43 हो गया, तो यहाँ पे होगा 79 प्लस 37 और माइनस 92 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 79 और माइनस कितना 7 हो गया 5, ये कितना 55 हो जाएगा, ठीक है 55। तो इसे आप करेंगे 9 से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 24 है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत आसान था, आप इसलिए इसे मतलब खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 25 है और a माइनस बी बराबर 13 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में क्या दे रखा है हमारे पास, तो a प्लस बी बराबर कितना है 25 दे रखा है, ठीक है। और a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 13 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 2a हो जाएगा, जोड़ दिए तो हम, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 2 1 3 38 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 19 हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, a रख देते हैं 19 यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो 6 हो जाएगी, ठीक है। यानी ए 19 है और 6 हो गया बी। अब क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों ए हम रखेंगे यहाँ पे 19, बी रखेंगे हम 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 19 का कितना था 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है ना हमारे आंसर को देखिए कि आपका क्या आंसर सही आ रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो आप रूट से बाहर करेंगे ना, तो इसका जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा वो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में जो 144 कितना होता है 12 होता है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 169 कितना होता है 1.3 यहाँ पर हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो प्लस 1.3 कर देंगे, और 0.0 कितना होता है, कितना 0.3 होता है, तो 0.03 क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा। आप तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो 2 1 और 1 2 हुआ, 0.73 हो जाएगा। 2.73 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये बहुत आसान सवाल था, आप इसे कर लिया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये भी सवाल आपको हम कई बार बता चुके हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप वस्तु को सॉरी रुपए को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ वस्तु रुपए को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से 21 221 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 280 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना की बढ़ोतरी हुई है, 70 की बढ़ोतरी हुई है, किस पे हुई है, तो 210 पे हुई है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे, तो 7 या कितना हो जाएगा 3 होगा, 100/3 कितना होता है 33/1/3% होगा, ठीक है। जिसको इस यहाँ पे ये लिखा गया है, ऑप्शन बी क्या होगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां, ठीक है, और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उनका कुल लाभ जो है ना 1650 रुपये है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा। देखिए एक विक्रेता है जो क्या करता है ना, 12% के लाभ पर 12 कुर्सी को बेचता है, तो हम नहीं जानते उसका क्रय मूल्य कितना है, तो हम मान लेते हैं सीपी कितना है, उसका एक्स है, ठीक है। सीपी एक्स है, तो 12% के लाभ पे बेचा है, कितनी कुर्सियां 12 कुर्सियां बेच रहा है। देखिए सीपी मान ली 12 हो गया, एक्स गुना 12% पर क्या बताया, जितना
परसेंट बढ़ेगा ना, उसमें आप क्या करेंगे, 100 में उतना बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा ना। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम प्लस करेंगे, और कितना कुर्सी है हमारे पास, 4 कुर्सियाँ हैं, तो 4x करेंगे। ये क्या कर रहा है, 3% की हानि पे कर रहा है, तो 3% जब हानि करेंगे तो कितना होगा, 97 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 97 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा ना। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो ये 12x गुना 112 बटा कितना हो जाएगा, देखिए प्लस 4x गुना 97, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 97x बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे आप सॉल्व दोस्तों कर लेंगे ना यहाँ से तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी आपके पास, 16 आ जाएगी। ठीक है, कितने जाएगी, 16x, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी क्रेमूल जो हो जाएगा, क्रेमूल CP वो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब क्या रहा देखिए, तो उसका कुल लाभ कितना, 1650 होगा। लाभ कब होगा, जब हम विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाएंगे तो हमारे पास लाभ होगा, होगा ना। तो लाभ हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1650 दे रखा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य हमारे पास कितना है, तो 433 x बटे 25 और माइनस 16x। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो हमारे दोस्तों विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 1250 निकल के आ जाएगी। 1250 क्या है यहाँ पे, इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट कितना होगा। तो आपको हम बताए थे, 100 में से क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे कितना बचेगा, 70 बचेगा, और 20 को घटा देंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा, और 10 को घटा देंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। इसे आप उसको कर देंगे, काट पीट कर देंगे, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100 होगा। ठीक है, ये 14 पंचे 70, 14 हो जाएगा यहाँ पे, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, ये 2 से 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 14 28 नंबर कितना होता है, तो 28 नंबर बटा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 अट्ठा 72, हाथ में 7, 9 दूनी 18 7, 18 7 25 बटे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 5 25 0.4%। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ। तो आपको हम क्या बताए थे, जब भी आप 100 को मान के चलेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 में से उसको घटा देंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो 50.4% हुआ ना। घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो 49.6% बचेगा, जो हमारे पास आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उन्हें किसी उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए काम कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में काम कर रहा है, दोनों एक दिन में काम करेगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं कुल काम निकालने के लिए, कितना 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, यहाँ पे 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और 20 से 60 यहाँ पे 3 आ चुकी है। ठीक है, तो दोनों मिलकर दोस्तों काम हमारे पास 60 है, करता कितना है 7 में, तो ये कितना हो जाएगा पास, तो 7 56 4 60 बटे 7, यानी इतना दिन लगेगा तभी जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल लिख देते हैं 6 दिन को, और बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो बी जो है ना उसे 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है, यानी कि जितना ये काम करेगा ना, तो 8 तिया 24, तो 6 चौके 24 हो गया, और 8 तिया 24, यानी जो है ना सी जो काम करता है उसको कितना काम करता है, 7 काम करता है, क्योंकि सवाल में कह रहा है जो सी है ना वो ए और बी जितना काम करेंगे ना उसका मतलब कि बराबर काम करता है, तो 4 से 7 काम करता है सी। अब कह रहे हैं कि बी और सी मिलकर के, तो बी का काम कितना है, 7 है, और सी का बी का काम 3 है, और सी का काम कितना है, 7 है ना। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि 10, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो यही कहता है कि बी प्लस सी जो है 7 काम करे, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, वो काम हमारे पास कितना है, 24 है, और काम करता है कितना, 10 से, तो 2 पंचे 10 और 2 से 12, यानी 12/5 दोस्तों क्या होगा, दिन। यही प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर आपको टिक करना है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं रंजीत किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो रंजीत कोई नाम का व्यक्ति है,
जो किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। जबकि अंजी को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और अंजी जो है उसे 20 दिन में से कंप्लीट कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, 25 चौके 100 4 और 20 पंचे 100, ये क्या होगा, इसका टोटल काम हो गया। अब कहते हैं कि वो 5 दिन तक काम करते हैं, कौन, दोनों। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45 काम कर देंगे। तो बचेगा कितना काम, तो 100 में 45 55 काम बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंजी शेष काम कितना बचा है, 55। इसी काम को कौन करता है, अंजी। अंजी का एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11 दिन। यानी 11 दिन में जो है अंजी इसे कंप्लीट कर देगा, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 46% मार्क्स लाया, फिर भी दोस्तों क्या हुआ, 10% से कम हुआ, 10 जोड़कर से हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। यदि वो 52% अंक लाता है, ठीक है, 52% अंक लाता है, तो वो क्या होता है कि 8 अंक जो है ना वो अधिक ले आता है, तो क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। देखिए यहाँ से कितना दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ से इसको माइनस कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 6% हुआ। या अपोजिट साइन जब भी होगा तो इसको जोड़ना है आपको। ये कितना होगा, 10 और 18 होगा यहाँ से, ठीक है। 100% निकालेंगे तो टोटल निकालते हैं, तो कितना आपके पास हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 हमको क्या पूछा है, यदि आपको पूछता है कि कितना मतलब फुल मार्क्स कितना था, तो 300 हो गया। लेकिन पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मार्क कितनी हो चाहिए। देखिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है। यानी 300 क्या करेंगे हम, 46% निकाल के, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, तब जो लड़का है वो पास हो जाएगा। ये कितना, 3 होगा, तो 6 3 18, तो 1 4 13 138, 10 कितना होगा, 148 मार्क्स उसको न्यूनतम लाना होगा, तब जाके वो क्या होगा, पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए का 5% है ना, प्लस बी का 4% बराबर 2/3 है। 2/3 का इतना परसेंट है, तो का 8% हो, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को जरूर बना लेंगे, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है। यदि हम आपको बताएंगे तो हम आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे। इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को ये बन पाता है। बाकी नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमसे नहीं बना, तो हम इसका क्या करेंगे, टेलीग्राम इसका सॉल्यूशन आपको बना के हम भेज देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग तो इसे ना बनाएंगे और ना ही इसका जवाब देंगे, ये भी हमको पता है, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं, एक उम्मीद लगाते हैं आपसे कि आप लोग बना पाते हैं या नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि आयत की प्रत्येक भुजाई की लंबाई जो है 25% वृद्धि बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 25 बढ़ा देंगे, तो 25 गुना 125 बटे कितना होगा, 100। तो 25 को 100 हो गया 4, तो 4 तिया 12, 31.5% होगा ना। तो हम लोग देख लेते हैं है कि नहीं है। तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, छोड़िए इसको। ए बी फॉर्मूला बना लीजिए, जैसे 25 है ना, तो 25 है और प्लस 25 गुना 25/100, तो 50 हो गया ये, ठीक है। ये 625.6.5 होगा, 56.25 होगा, ठीक है। तो 56.25% जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, 56.25 1/4%, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। देखिए आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए दोस्तों। आपके पास यदि स्पीड दे रखा है और आपके पास टाइम दे रखा है, तो आप उसे क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 75 इंटू 8 क्या हमारे पास डिस्टेंस हो गया, और समान दूरी को यानी कि को 6 घंटा तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो काट लीजिए। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 से 25, तो 25 को कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। एक एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं, उस स्थान की ट्रेन ए से दूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ए से दूरी गई, ठीक है, किधर क्यों गई, बी पे पहुंची। ये जो है ना, पहली ट्रेन जो है ना 50, इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में
50 किलोमीटर जाती है, और दूसरी ट्रेन की जो रफ्तार है दोस्तों, ये इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर आ रही है। इसकी कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 150 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमको नहीं पता है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो पहली ट्रेन की लंबाई दोस्तों हम T1 मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान सकते हैं, T2 मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 725 है। तो मान लीजिए कि ए से जहाँ पे मिलती है इसकी दूरी कितनी है, x है। ठीक है। जो जहाँ पे मिलती है इसकी दूरी कितनी है, x है मान लेते हैं, क्योंकि यही पूछा है ना कि दोनों ट्रेनें जब मिलती है उस स्थान से कितनी दूरी है, तो हम मान लेते हैं x है। जब टोटल 725 का है, 725 का है, और ये x है, तो बाकी क्या होगा, 725 में से x घटेगा ना, यही क्या होगा, बाकी का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको हम पता है कि जो ट्रेन 1 है यानी ए है, वो क्या करती है, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि आधे घंटे के बाद, यानी आधा घंटा में कितना चल गया होगा, तो यदि 1 घंटा में कोई चीज़ 50 किलोमीटर चलता है, आधे घंटे में कितना चला होगा, 25 किलोमीटर चला होगा, तो 25 किलोमीटर से हम चला दिए। ठीक है। यानी इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब 725 हमारे पास दूरी था, जिसमें से 25 किलोमीटर चल चुका है, तो कितना बचा हमारे पास, तो 700 बचा। यानी 700 किलोमीटर की दूरी बचना है, और उसी को क्या करेगा, दोनों दोनों जो है तय करेगा मिलने के लिए। तो अब देखिए, ए चलता है इधर की ओर और बी चलता है इधर की ओर, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, सापेक्ष चाल होगी, क्या होगी, दोनों जुट जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चाल जुटता है। तो 150 किलोमीटर यहाँ पे है और 50 किलोमीटर यहाँ पे, कितना होगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो चुकी है। ठीक है। तो अब देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना है, 700 है, और चाल हमारे पास कितना है, 200 है ना। 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.5 घंटा यहाँ पे निकलेगा। ठीक है। 3.5 घंटा यहाँ पे मतलब निकल रहा है। ठीक है। अब देखिए, 3.5 घंटे में ट्रेन ए द्वारा की दूरी कितनी होगी, तो कितना होगा आपके पास, 175 हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रेन जो है ना, ट्रेन 1 जो है ये की चाल कितनी है, 50 है। तो 3.5 गुना जब करेंगे 50, तो इससे क्या होगी, तो इसकी जो है मतलब कि दूरी निकल जाएगी कितने, 175 किलोमीटर दूरी निकल जाएगी ना। ठीक है। अब स्टेशन ए से अब वेस्ट दूरी कितनी हो जाएगी, 175, आप प्लस में जब 25 पहले चला है वो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों कुछ सवाल जो होते हैं थोड़े से उसका जो है जवाब थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी यदि आपसे हमसे कुछ छोटा तरीका हो, आपके पास शॉर्ट मेथड हो, तो आप उसका यूज कीजिएगा। बाकी हम ऐसे तरीकों को बतलाते हैं जिससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए और बी के चालों का अनुपात कितना है, 4:5 है, इसलिए गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए बी की तुलना में 20 मीटर अधिक समय लगता है। जब आपको पता है दोस्तों ए और बी का यदि स्पीड की रेशियो दे रखी हमारे पास 4:5, तो चार जो टाइम रेशियो होती है इसकी अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो 5:4 हो जाएगा। और कह रहा है कि ए और बी की तुलना में 20 मीटर अधिक, यहाँ से कितना हो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है। यदि ए अपनी चाल को दुगुनी चाल से चलता है, देखिए ए की चाल कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और बी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है। तो उस दूरी को डैश समय में तय करेगा। अब देखिए, अब जब भी आपको चाल को दुगुना कीजिएगा ना, तो समय आपका क्या होगा, आधा लगेगा। आप देखिए, समय चाल को 100 था, इसको आप दुगुना करेंगे तो समय कितना, आधा लगेगा, तो समय कितना हो जाएगा, 50 मिनट लग जाएगा। ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का माध्य क्या होता है, तो ये फॉर्मूला दोस्तों है आपके पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये क्या होता है, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य होता है। तो यहाँ पे दोस्तों n कितनी हमारे पास है, तो n जो हमारे पास है ना, वो कितना है, 10 दे रखा है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो 10 गुना कितना हो जाएगा ये, तो 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 प्लस 21 बटे कितना, 6 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, तो माध्य कितना, 10 का क्या है, तो 10 से गुना भी करना है नीचे में ना। ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, 11 इंटू 7 और बटा कितना होगा, 2, तो 77 बटा 2, ऑप्शन नंबर डी। संख्या इतना का औसत क्या होगा, तो ये एवरेज दोस्तों क्या होता है, एवरेज सभी को जोड़ दीजिए, जितनी संख्या उससे भाग कर दीजिए, कम से कम ये तो आप कर सकते हैं ना। तो 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 55 करेंगे, 35 करेंगे, तो आपके पास जो जोड़ के आएगा वो 144 आएगा। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है,
6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा 24 छाके 144 ऑप्शन नंबर ए। 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है, तो 11 गुना कितना होगा 50 होगा, तो कितना होगा 550 हो जाएगा। तो कई बार इसे बता चुके हैं आपको, तो अब पता हो ही गया होगा। 49 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 छः 54 5 और 6 छः 24 5 29 और 6 परिणामों से कितना 52, 52 इंटू 6 कर देंगे, 6 दूनी 12 और 56 30 से 312 हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 8 9 1 10 और 3 2 5 1 608, 608 में से 550 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 56 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी बचेगा। पी और क्यू की आयु का जो है 50 और 40 है, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ऑप्शन ले लीजिए 20 बार, तो घटा दीजिए कितना होगा 50 में से 20 घटेगा 30 बचेगा ना, और जब इसमें घटेगा 20 बचेगा तो अनुपात 3:2 हो गया, हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। राधा और मुरारी की आयु का अंतर कितना है 12 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए, तो राधा और मुरारी का जो आयु का अंतर है कितना है 12 वर्ष है, तो हम मान लेते हैं x माइनस वाई कितना हो गया 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, तो x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 क्या था, इसका वायु का योग कितना था 28 वर्ष था, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी यहाँ आपके पास हो जाएगी, तो वो 38 हो जाएगी। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी 25 आएगी और y की वैल्यू जाएगी वो 13 वर्ष आएगी। तो क्या कह रही है, तो मुरारी की आयु कितनी हो जाएगी, तो मुरारी की जो आयु है वो कितनी होगी 13 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपके पास मैथ्स के सवाल को अच्छे से सॉल्व कर दिया है और हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। और रीजनिंग का सवाल आपको स्क्रीन पर कह रहा है कि वह विकल्प को चुने, यानी कि रणथंभौर राजस्थान से संबंधित है, तो काजीरंगा किससे संबंधित होगा। दोस्तों आपको पता है रणथंभौर जो है ना ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे राजस्थान में है। उसी प्रकार से काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे आपके पास असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मणिपुर इम्फाल संबंधित है, तो जिस पर देखिए मणिपुर की राजधानी कहाँ पे इम्फाल में है, उसी प्रकार से नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी कोहिमा हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे आपके पास ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए 13 जैसे 15 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, इसमें जब 15 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और इसमें जब 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 15 20 15 कितना 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन होगा, खुद रोहित हो गया कि पुत्री है, तो रोहित की पुत्री है, तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। तो दोस्तों रोहित के कौन है वो, मतलब कि रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या है दोस्तों, तो रोहित उसका क्या है पिता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई या साले की सबसे बड़ी बेटी है, तो कीर्ति के दोस्त से उस लड़के का क्या रिश्ता होगा, तो दोस्तों से रिश्ता क्या होगा, चचेरा ममेरा फुफेरा का रिश्ता होगा। गुरु की माँ सचिन की माँ इकलौती बेटी है, तो गुरु का सचिन से क्या संबंध है। जब भी दोस्तों देखिएगा गुरु की माँ सचिन की माँ इकलौती बेटी होगी ना, तो वो आपको मामा और भांजा का वहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सम्मान हो जाएगा, गुरु कौन है सचिन से, तो गुरु दोस्तों सचिन कौन है, तो भांजा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 96 से 98 हुआ, फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो क्या क्या बढ़ा आपको ये बतलाते हुए आगे चलना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो 96 प्लस 2 98, यहाँ पे कितना होगा 2 4 हो गया, यहाँ पे कितना 8 हो गया, यहाँ पे कितना 10 हो गया, नहीं 2 4 8 के बाद कितना दोस्तों यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 8 16 तो यहाँ पर 32 होगा, और जब 136 6 2 8 12 3 15 158 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। 549 से 508 हुआ, देखेंगे आप घटते हुए जा रहा है, कितना कमी हो रही है -41 की, यहाँ पे कितनी हो रही है दोस्तों -41 की, सभी में क्या हो रही है -41 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे -41 की कमी कर देंगे, 5 में से 4 8 में 4 344 है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अगला अक्षर क्या होगा, यहाँ बी है एफ है आई है, बी कितना होता है 2 एफ 6 आई 9 एम 13 पी 16 टी बी, देखेंगे तो 2 प्लस 4 यहाँ 3 प्लस 4
यहाँ 3 प्लस 4, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 20 3 23, और 23 कितना होता है, डब्लू 23 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 आरेख में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको असंगत का चुनाव करना है, कौन सा यहाँ पे असंगत है, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास देखिए जो आकृति बाहर है ना वही अंदर में सेम सेम है, जो है बाहर है वो अंदर है, जो बाहर है अंदर है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भुजा है, लेकिन अंदर में 5 भुजा है, इसलिए क्या है, दोनों मैच नहीं खा रहा है, इसलिए ये अलग है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये इसमें उलझ जा रहा है, ये इधर हो जा रहा है। देखिए जस्ट इसका अपोजिट, ऊपर था तो नीचे हो गया, इधर है तो ये उधर से हो जाएगा, दाया इधर से हो जाएगा ना। इधर से कौन कौन है आपके पास, तो ये सभी है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए वाला आकृति है ना, ये वाला यही आंसर होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बी में दे रखा है। आगे दोस्तों पता है कि उत्तर क्षेत्र में किसी एक को दिए गए समस्या क्षेत्र में सन्निहित किया गया है, तो प्रश्न आकृति का ये जो आकृति है ना, ये वाला कहाँ पे कौन सी, जो मतलब ये चारों में से कौन सी आकृति इसमें आपको दिखेगा, वो आपको यहाँ पे बतलाना है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन ये बी वाली आकृति है ना, बी वाली आकृति वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये आकृति आपको यहाँ पे दिखेगी, कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगी। आपने यहाँ पे देखना शुरू कर दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जो आकृति है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा। आपको पता है कि ये इससे मेल खाएगा, खाएगा ना। और ये 5 2 से करेगा, और एक कितना करेगा, 4 से करेगा। यानी कहने का मतलब 6 3 से करेगा, 5 2 से करेगा, और 1 4 से पेयर बनेगा, ठीक है। यानी 6 के साथ जो है ना, उनमें से कौन सा घन बनेगा, ठीक है। तो कौन सा घन बनेगा, तो देखिए 6 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 6 के साथ 3 नहीं हो जाए, 5 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, 5 के साथ 2 है यहाँ पे, ये नहीं बनेगा, ठीक है। 4 के साथ 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है इसलिए ये नहीं बनेगा। 5 के साथ 2 यहाँ पे है इसलिए नहीं बनेगा। आप देखिए 6 के साथ 3 नहीं है, 6 के साथ 3 नहीं है, 5 के साथ 2 नहीं है, 2 नहीं है, 4 के साथ ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोमन अंक को सी डी एलेक्स और एम का सही अनुक्रम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा अनुक्रम हो जाएगा, एम का वैल्यू कितनी होती है, एम की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1000, और रोमन में एम की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है, ठीक है। और डी की वैल्यू जो कितनी होती है वो 500 होती है, ठीक है। एल कितना है दोस्तों, सॉरी सी जो होता है ना यहाँ पे, सी की हम पहले बात करें, सी कितना होता है 500, सी कितना होता है 100, एल कितना होता है 50 होता है, ठीक है। और एक्स कितना होता है 10 होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो ऑप्शन डी जो देखेंगे ना, यही देखिए पहले कितना, एम कितना होगा तो 1000 होगा, फिर डी कितना होगा 500 होगा, सी 100 होगा, एल 50 होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 55 में कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे सवाल, 55 में कह रहा है कि मतलब कि डब्लू का अर्थ प्लस है, जैसे कि 28 है ना, जेड का अर्थ भागा है तो 7 कर देंगे, डब्लू का अर्थ गुना है, डब्लू का अर्थ कैसे गुना है तो 8 कर देंगे, और एक्स का मतलब माइनस है 6 कर देंगे, वाई का अर्थ कितना प्लस है 4 कर देंगे। जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, और 32 में 6 प्लस 4, 32 4 36, 36 में 6 गया कितना हो जाएगा 30 बचेगा। देखते हैं 30 ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 30, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि 2 32 से किस प्रकार संबंधित, तो 4 जो है ना किससे संबंधित हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 होगा, और 4 का पावर 5 करेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो 1024 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जूनियर को दोस्तों 6 लिखता है, और लेबरेटरी को 8 लिखता है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जितनी संख्या है वैसी वहां पे लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको समझ में आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 3 4 शब्द दे रखे हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, एक असंगत है, असंगत चुनाव करने के लिए बांसुरी है, वायलिन है, सैक्सोफोन है, और माउथ ऑर्गन है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बांसुरी, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं आपके पास, तो मुंह से बजाए जाते हैं, जबकि वायलिन को दोस्तों क्या होते हैं, हाथों से बजाते हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे अलग दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। 47 से 64 है, तो प्लस क्या करेंगे, 17 करेंगे, फिर गुना 7 करेंगे, फिर प्लस 17 करेंगे, फिर गुना, फिर प्लस 15 करेंगे, सॉरी, फिर गुना 5 करेंगे, फिर प्लस 13 करेंगे,
गुना 3 करेंगे तो 8 7 कितना 56, लास्ट में 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो गुना 7 करने के बाद, ठीक है, इससे 15 जोड़ना है ना, 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 4 1 5 1 6, 463 होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। क्रिकेट में 11, तो कबड्डी में कितने होते हैं दोस्तों, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, हिंदी का सवाल है। तो किसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब विरहनी जो है यहाँ पे, ये क्या होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के शब्दों के साथ मिलाइए। स्थूल है, स्नेहास्तिक है, विराट है, मौन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, इस चीज को परखेंगे, तो स्थूल का दोस्तों क्या होता है ना, विलोम वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। स्नेहास्तिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, स्नेहारिक्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। विराट मतलब बड़ा होता है, इसका उल्टा क्या होगा, क्षुद्र होगा, और मौन का होगा ये वाला। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनिकेत कहते हैं, जिसके पास घर ना हो। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो चोर जो होता है इसका पर्यायवाची होता है आपके पास खनक, क्या होता है, खनक होता है। पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं डैश हो उठा, तो पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर जो है मैं वो क्या हुआ, शोकाकुल हो उठा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 बिंदु से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चनी भुनाने, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा कि झूठा दिखावा करना। यह पास ध्यान से इसे आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, आत्मनिर्भरता और आत्मबल जो है ना, इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। स्वार्थ में और अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है, यानी कि स्वार्थ में का विलोम क्या होगा, तो स्वार्थ में का दोस्तों विलोम जो हो जाएगा आपके पास, तो वो निस्वार्थ हो जाएगा, और अस्थिर का क्या विलोम होगा, वो गतिहीन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रम से है, यानी सफलता का कौन सा लिंग है, तो दोस्तों सफलता जो है आपके पास, ये आपके पास है कौन सा, स्त्रीलिंग, और कार्य जो है आपके पास वो क्या है, पुल्लिंग, और आत्मनिर्भरता जो आपके पास है वो क्या है, पुल्लिंग। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है किसका, एंथोलॉजी का। तो एंथोलॉजी दोस्तों जो इसका क्या होता है, संकलन करना होता है, क्या होता है, संकलन करना। तो इसका उल्टा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो वो होगा कौन सा, कलेक्शन करना, यानी कि इकट्ठा करना। यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है किसका, तो इनकम्बरेंस का, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों बाधा, ठीक है, बाधा या भार होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्स्टलेट, यहाँ पर आंसर होगा। एंटोनिम्स पूछ रहा है आपसे किसका, बायोस्टीरियस का। तो बायोस्टीरियस मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है उपद्रवी, क्या होता है, उपद्रवी होता है या कलाकारी होता है। इसका उल्टा क्या होगा, पीसफुल यानी शांतिपूर्वक। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेम, प्रेम मतलब क्या होता है, इसका क्या बताना है आपको, इंटरनेट बताना है। तो प्रेम मतलब होता है सबसे पहले साफ सुथरा, क्या होता है, साफ सुथरा होता है प्रेम मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा डिसहेबिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहा है कि ए फिल्म ऑफ यंग एनिमल्स, ये फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं ब्रूड के नाम से जानते हैं। सिलेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स, यानी आपके पास मुहावरे दे रखे हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा आपके पास डिफरेंट थिंग्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन एडियम्स, नो स्ट्रिंग अटैच्ड, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, तो विदाउट कंडीशंस टू restrictions in the sentence, identify the segment which contains the grammatical error, every employee of the company were given a 2 bedroom flat as दिवाली बोनस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गलती है वो कौन सा है, वेयर गिवन, यहाँ पे गलती है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए, तो वेयर नहीं होगा यहाँ, दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे वाच का इस्तेमाल होगा। ये आपके पास कम्प्रीहेंशन है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, और उसके प्रश्न पढ़ने के बाद जो है ना, इसके प्रश्नों का आपको आंसर देना है, ठीक है। कह रहे कि व्हेन एंड वेयर वाज द बुधान मूवमेंट स्टार्टेड, तो बुधान आंदोलन जो है ना कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वो आपको बतलाना है। तो दोस्तों से आप पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ था पोचमपल्ली तेलंगाना में हुआ था 1951 में, ठीक है। हाउ डिड विनोबा मेक एन अपील द
लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो विनोबा भावे की जो अपील किया गया था वो था ही आस्क्ड देम टू कंसीडर हिम एज देयर सिक्स्थ सन एंड गिव हिम वन सिक्स्थ ऑफ देयर लैंड, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं किसके, कंप्यूटर्स के। आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। एक संगणक के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं, आपको ये बतलाना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, सभी कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। तो नियंत्रण का काम दोस्तों कौन करता है, आपको ये बतलाना है दोस्तों। वो कहता है कंट्रोल यूनिट का काम होता है नियंत्रण का काम करना। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, तो ये होता है एजीपी स्लॉट जो होती है, यही प्रदान करता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी डैश है। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका महत्वपूर्ण फायदा जो होती है उसका क्या करना होता है, उसका अत्यंत उच्च विश्वसनीयता होती है। MICR स्कैनर डैश का उदाहरण है। तो MICR स्कैनर जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, तो इनपुट यूनिट का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो होता है एक्सपेंसिव, वोलेटाइल एंड फास्ट एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण उपकरण सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों वो जो ऑप्शन नंबर डी रैम जो है ये नहीं है, बाकी अंश सभी यहाँ पे हो जाएंगे। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है, तो दोस्तों वो जो विकल्प है कौन सा हो जाएगा जो सच्चा मतलब कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सही बतलाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला गलत है और दूसरा यहाँ पे दोनों गलत यहाँ पे दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो कैस्पर कैस्का है ना, ये नहीं है, बाकी डीओएस, यूनिक्स और विंडोज ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है, तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, इंटरप्रेटर यहाँ पे हो जाएगा। पाइथन के फाइल प्रोसेसिंग के संदर्भ में फाइल ऑपरेशन का सही क्रम की यहाँ पे पहचान कीजिए, आपको पहचान करने की यहाँ पे जरूरत है। दोस्तों सही पहचान क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ए हो जाएगी, सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही पहचान यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज वो होगा तब वो कर सकता है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वो भाषा कौन सी होती है, बाइनरी यानी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं, MS वर्ड जो दोस्तों होती है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विभिन्न प्रलेख को तैयार करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यफलक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन होता है, तो आज की तारीख के लिए क्या होता है, टुडे होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डैश दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, ऑप्शन बी आउटलाइट में देख सकता है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे तो पहला कथन आपके गलत हो जाएंगे और दूसरा कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस TCP लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP शामिल है, तो किसमें शामिल है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये इंटरनेट लेयर में शामिल होता है। निम्नलिखित नेटवर्क प्रोटोकॉल को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए, SNTP है, FTP है, DNS है और टेलनेट है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखेंगे इसे, तो यानी ए का बी हो जाएगा, यानी कि SNTP मतलब क्या होता है, तो नेटवर्क में सिस्टम के समय को सिंक्रोनाइज करता है। 2 का दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि एक FTP मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलें भेजना, और 3 का डी हो जाएगा, DNS मतलब होता है क्या, स्थानीय कंप्यूटर को दूरस्थ कंप्यूटर से जोड़ता है, और ये होता है आपके पास तो ए, तो इसमें का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीविजन फोन से जोड़ती है, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने लोगों को पता है इसका आंसर। यदि दोस्तों आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को यहीं पे कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।